सभी लोगों को भाई गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं राजीव सभी का वेलकम करता हूं। और आज का सेशन, जैसा कि आप देख रहे होगे थंबनेल, आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत दिनों से मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आ रही थी, सर बैंकिंग पे सेशन लेके आइए, बैंकिंग पे सेशन लेके आइए। तो आज हम लोग का सेशन है बेसिक बैंकिंग की सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। ओके भाई, सभी लोगों को भाई गुड मॉर्निंग। तो भाई जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। और आज का सेशन बहुत शानदार होगा। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और पहला काम क्या करो भाई, जल्दी से जहां जहां हो सके इस सेशन को एक बार शेयर कर दो। जिस भी मीडियम पे आप जुड़े हुए हो, जहां भी आप जुड़े हुए हो, ऐड हुए हो, बस लिंक को कॉपी करो और धीरे से जरा जल्दी से क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। आज का सेशन बहुत शानदार उनके लिए जो न्यू हैं, आज उनको भी बेनिफिट होगा। और उनके लिए खासकर याद रखना जिनका मेंस का एग्जामिनेशन लाइनअप लगा हुआ है। आज मैं उन क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं कभी एग्जाम में पहले आ चुका है और जो आ सकता है। ठीक है, तो मिसिंग की शुरुआत की जाए। मुझे बताओ सब लोग रेडी हैं? और ये रहा आपके लिए बड़ा प्यारा सा आज का थॉट, जरा समझते हैं। कहते हैं सफलता भी उसी की तरफदार होती है, सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिसकी वफादार होती है। मीन्स अगर आपने ईमानदारी से हार्ड वर्क किया है तो याद रखना सफलता जो सक्सेस है आपके कदम जरूर चूमेगी। ओके, तो इसी के साथ मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। और हम लोग का स्लोगन क्या है भाई, याद रखना एनी हाउ। हम लोग को इस साल 2021 में जॉब लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सभी ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। आज मैं पूरे सेशन में ये दोबारा अब नहीं बोलूँगा कि भाई सेशन को शेयर और लाइक करना है, ये जिम्मेदारी आज आपकी है। आज मैं ये दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। जल्दी से मुझे बताओ, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो मुद्रा बाजार का इंस्ट्रूमेंट है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इसमें अभी क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं रिसेंटली, याद रखिएगा, टू ऑल मेंबर। तो जरा समझते हैं, हमारे देश में दो मार्केट हैं। एक कहते हैं मनी मार्केट, सुना होगा आपने, जिसको हमारे देश में जो रेगुलेट करती है वो रेगुलेट करती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखना इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहते हैं। इसको हम लोग याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मार्केट भी बेटा इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दूसरा, जो दूसरा है दोस्तों याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल मार्केट। क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट। और याद रखना इसका जो मालिक है, जो रेगुलेटर है दोस्तों, वो याद रखिएगा वो सेबी है। ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं इसको हम लोग याद रखिएगा, हम लोग इसको लॉन्ग टर्म मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लॉन्ग टर्म मार्केट भी इसको बेटा हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब जरा अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत फेमस है मनी मार्केट के। अगर हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल की, तो याद रखना इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। और याद रखना मिनिमम 25,000 रुपीज से कम में इशू ये नहीं होता है। दूसरा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, याद रखना इसको हमारे देश में बैंक जारी करते हैं। और याद रखिएगा यह न्यूनतम 1 लाख रुपए से कम में जारी नहीं होता है। और याद रखना लेकिन कोई भी रीजनल रूरल बैंक हमारे देश में इसको जारी नहीं कर सकता है। और याद रखना हमारे देश में अभी जो टोटल आरआरबी एक्टिव हैं, वो याद रखना टोटल 43 आरआरबी अभी एक्टिव है। जो कमर्शियल पेपर होता है याद रखना इसको कंपनी जारी करती है। इसको जारी कौन करती है दोस्तों, तो इसको कंपनी जारी करती है। और याद रखना यह मिनिमम 5 लाख रुपए से कम में जारी नहीं किया जाता है। ओके, यानी पूरे क्वेश्चन का ये पोस्टमार्टम हो गया। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो शायद ये भी है, 1 नंबर भी हो गया हमारा, 2 नंबर भी हो गया हमारा, 3 नंबर भी हो गया हमारा, तीनों, यानी हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, सभी का सही हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंकों में जो हॉलीडेज होती हैं, बैंकों में जो छुट्टियां होती हैं, आपको बताना है उसके रिगार्डिंग कौन से एक्ट में कहा गया है। तो जरा समझना ध्यान से, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कहते हैं हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना याद रखना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी अंडर द आरबीआई एक्ट 34। ये जरूर याद रखना भाई। ठीक है,
दूसरा, हमारे देश में जो हम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करते हैं, याद रखना, वो इसी को करते हैं, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 करते हैं। दूसरा, हमारे देश में जो आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकों को, वो करती है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49। और याद रखना, हमारे यहाँ आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इसी दिन हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं 1 जनवरी 1949 को आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कहा कि आज से भाई आप क्या बन गए हो, आप बन गए हो भाई अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आप जो भी करोगे सही करोगे। हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल है। इसको रोकने के लिए 2002 में एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं पमला। इसी का छोटा भाई है दोस्त, याद रखना, जिसको हम लोग अमला कहते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दोनों एक है, याद रखना, जो कि हमारे देश में गैर कानूनी है। अब जो सुना होगा अपन एनआई एक्ट के बारे में, जैसे चेक हो गया, डीडी हो गया, जो हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, वो सारा बेटा इसी एक्ट में कहा गया है। यानी अगर मैं बोलूँ तो शायद चेक भी होगा, उसके बाद डीडी भी हो गया, उसके बाद अगर मैं बोलूँ बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो गया, सभी इसी एक्ट में कहा गया। और साथ में जो बैंक में छुट्टियां होती हैं दोस्तों, याद रखना, वो भी इसी एक्ट में कहा गया है। यानी कि आंसर शायद आपको मिल गया होगा। इसके बाहर इस क्वेश्चन से कुछ भी नहीं आएगा। आंसर हमारा हो गया 4th नंबर इज द राइट आंसर। आगे चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आज के बाद कभी दोबारा आपका गलत नहीं होगा। ताबड़तोड़ बैटिंग आज मैं नहीं बोलूँगा कि आप सेशन को शेयर करो, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है। चलो अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे मनी मार्केट का जिसको हम लोग सिक्योर कहते हैं? सिक्योर क्यों कहते हैं भाई? तो सबसे बड़ा रीजन, इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जरा देखो ऑप्शन में कौन सा है। दूसरा, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट हमको दिए जाते हैं इसलिए फ़ायदा है। तीसरा, मिलता है किस बिहाफ पर भाई? ये मिलता है डिस्काउंट पे मिलता है, यानी ये हमें हुआ तीसरा फ़ायदा। इसीलिए याद रखना, ट्रेजरी बिल को हमेशा कहते हैं क्या? सिक्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अगर एग्जाम में पूछे कि जरा बताइए कौन है अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट, याद रखना, अगर पूछे कि कौन है अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट तो याद रखिएगा आंसर हमारा होगा क्या? कॉमर्शियल पेपर। आंसर हमारा क्या होगा? कॉमर्शियल पेपर। और ये हमारा क्या हो गया? अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ओके, उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। चलो, इसका आंसर क्या हो गया? ट्रेजरी बिल इज द राइट आंसर। आज पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, याद रखना, इनमें कभी दोबारा डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बड़ा ही आसान है। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या, मुझे बताओ जरा जल्दी से चैट बॉक्स में। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यानी कि जब हम फॉरेन कंट्री से पैसा बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे ईसीबी का फुल फॉर्म यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है भाई। चलो अगला, डीबीसी बैंक कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? बड़ा ही आंसर इजी है। और अभी हाल ही में इस बैंक में लक्ष्मी विलास जो बैंक है, याद रखिएगा, इसमें मर्ज हो गया, ठीक है। और ये बैंक बेटा कहाँ से है? ये बैंक बेटा सिंगापुर से बिलोंग करती है। ओके, आगे चलते हैं। कहता है हमारे देश में जो भी बैंक की ब्रांचेस ओपन होती हैं उसके बारे में कहा गया है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 में। तो आपको बताना है कि कौन से सेक्शन में कहा गया है कि आप इंडिया में बैंक की ब्रांच ओपन कर सकते हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 23। याद रखना, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आगे करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ फंड बोरो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द एक्सपेंडिचर? यानी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार, उधार लेती है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों भाई, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? राजकोषीय। क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा। अच्छा मुझे बताओ जरा जल्दी से चैट बॉक्स में,
2020-21 में हमने राजकोषीय घाटा कितना अनुमान किया, मुझे बताओ। और मुझे ज़रा ये भी बताओ कि 20-21 में जो एक्चुअल है वो घाटा कितना हो गया। तो याद रखना, जो घाटा हमने अनुमान किया है वो किया है 3.5%, और जो हो गया है एक्चुअल में वो घाटा हो गया है 9.5%। और साथ ही में बेटा याद रखना, 21-22 में हमने सरकार ने ऐसा अनुमान किया है कि इसको हम लेंगे कितने, 6.5%। और आने वाले अगले 4 साल में यानी कि 25-26 तक ये घाटा हम लोग पहुंचा देंगे कहाँ पर, 4.5। यानी कि दिस इज कॉल्ड बेटा, ये राजकोषीय घाटा का अनुमान है कहीं ना कहीं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आगे चलता हूँ। इसका आंसर हमारा क्या होगा, राजकोषीय घाटा। ये दिख रहा होगा आपको, यह क्वेश्चन बेटा एसबीआई पीओ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला बड़ा ही आसान, Which one of the following belong to the time when a company make the first offering of the share to the public? कहते हैं जब कोई कंपनी मार्केट में कुछ इशू करती है पब्लिक ऑफरिंग, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना दोस्त, यह क्वेश्चन बेटा आईबीपीएस में पूछा जा चुका है। याद रखना, हमारे यहाँ एक होता है बेटा आईपीओ, ठीक है, और एक बेटा होता है एफपीओ। जब भी कोई कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, अगर मैं बोलूं तो बीएसई या अगर मैं बोलूं एनएसई, अगर लिस्टेड नहीं है, अगर बेटा शामिल नहीं है और वो इशू करती है मार्केट में क्या, शेयर, पहली बार क्या जारी करती है, शेयर पहली बार, तो उसे ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब वही कंपनी याद रखना लिस्टेड होने के बाद मार्केट में शेयर जारी करेगी दोस्त, तो उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, एफपीओ, बोले तो फर्दर पब्लिक ऑफर। यानी कि लिस्टेड के बाद, लिस्टेड के बाद अगर जारी होगा तो क्या होगा दोस्त, एफपीओ। ठीक है, अब यहाँ क्या आंसर होगा, तो भाई यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, आईपीओ। रेपो से मतलब यहाँ पर नहीं है, डब्ल्यूटीओ से यहाँ पे मतलब दोस्त नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, हम सभी को पता है कि एक मिनिमम लेंडिंग रेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ना, मिनिमम लेंडिंग रेट, मतलब उससे नीचे बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, जिसको हम लोग देश में कहते हैं क्या, बेस रेट। आपको बताना है इस बेस रेट को डिसाइड कौन करता है। मैंने तरीका सिखाया था दोस्त, याद रखना, अगर कोई रेट कॉमन है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो हो गया, अगर एसएलआर की बात करते हैं, अगर रेपो रेट की बात करते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, अगर एमएसएफ की बात करते हैं, तो याद रखना ये सारे कॉमन हैं। ये सारे क्या है, कॉमन। इसको कौन डिसाइड करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर कॉमन नहीं है तो उसे कौन करेगी, इंडिविजुअल बैंक। यानी आंसर इसका क्या होगा, बेस रेट का इंडिविजुअल बैंक बोर्ड डिसाइड करती है। याद रखिएगा, हमारे देश में जो बेस रेट लागू हुआ था वो लागू हुआ था 2010 से हमारे देश में लागू हो गया। मतलब अगर एसबीआई ने कहा कि मेरा बेस रेट 5% है, मतलब किसी भी कीमत पर वह उससे नीचे किसी को लोन नहीं दे सकता है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट वन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, गलत नहीं मानना भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में कितने मंथ के लिए मोरेटोरियम की छूट दी थी। यानी आप जो ईएमआई पेड करते हैं, पता होगा कोविड-19 के कारण लोगों के पास पैसे की कमी आ गई थी, दिक्कतें आ गई थी, तो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी को छूट दिया। टोटल मिला था छूट 6 महीनों के लिए। आपको बताना स्टार्टिंग में कितना मिला था, ठीक है, तो याद रखना टोटल मिला था, देखो ना यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन गलत कर लो, सही कर लो, यहाँ टोटल 6 मंथ के लिए दिया गया था, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन में ये रहता फॉर स्टार्टिंग पीरियड, तब आंसर हमारा होता 3 मंथ। यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, दूसरा। याद रखिएगा, 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक आरबीआई ने दिया था कि भाई अगर मान लो आप ईएमआई नहीं पेड कर पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, आपका लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होगा, और इसी को कहा गया मोरेटोरियम पीरियड। अभी हाल ही में मुझे बताओ जल्दी से जरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रेस एनपीए को रिकवर करने के लिए, मार्केट को रिकवर करने के लिए कमेटी बनाई है, उसके हेड कौन है। तो याद रखना उसके जो बेटा हेड हैं उनका नाम है केवी कामत। क्या नाम है उसका,
केवी कामत इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। कहते हैं जो मोरेटोरियम दिया गया था, मोरेटोरियम कैन बी ऑफर फॉर बिलो पेमेंट ड्यू ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, मतलब किन किन को क्या चीज़ के लिए आप मोरेटोरियम के लिए एलिजिबल होते हो। तो याद रखना, अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल है, कोई भी ईएमआई है, कोई प्रिंसिपल, जो भी याद रखना, वो अगर कहीं भी ड्यू है, वो कहीं पर क्या है बेटा, ड्यू है, तो याद रखना आपको मोरेटोरियम का बेनिफिट देगी एज पर द गाइडलाइन बाय द आरबीआई। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 4। उम्मीद करता हूं अभी तक सभी लोगों को डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, इनमें से कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेगुलेटर है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, मैं चाहता हूं आप उसका आंसर दो बहुत जल्दी से। तो याद रखना, अगर बात होती है बैंकिंग की तो कौन होगा, आरबीआई, और अगर बात होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तो याद रखना उसका आंसर हमारा होगा सेबी। आंसर हमारा क्या होगा, सेबी। यहां ऑप्शन नंबर 3 गलत दिया हुआ है, यहां होना चाहिए 5, और याद रखना यहां आंसर हमारा क्या होगा दोस्त, सेबी। मुझे जरा जल्दी से बताओ, हमारे देश में 2 टर्म होते हैं म्यूचुअल फंड में, एक होता है एनएवी और एक होता है एसआईपी। मुझे बताओ जरा जल्दी से, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। मुझे बताओ जरा जल्दी से, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। और जैसे सुना होगा आप लोगों ने, जैसे हमारे देश में एक क्रिसिल है, हमारे देश में एक केयर है, हमारे देश में एक इकरा है। याद रखना बेटा, ये रेटिंग एजेंसीज हैं जो बताती है आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंट्री के बारे में परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। तो इनको हमारे देश में जो रेगुलेट करता है दोस्त, तो याद रखना इसको रेगुलेट करता है कौन, सेबी। आंसर क्या होगा, सेबी। 5वां बेटा, इसको कहते हैं नेट एसेट्स वैल्यू। क्या कहते हैं, नेट एसेट्स वैल्यू बेटा इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आगे चलना हूं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, तो कितना हमारा इंपोर्ट हो, कैसी हमारी पॉलिसी हो, क्या सही हो क्या गलत हो, इसको कौन डिसाइड करता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मुझे बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मुझे बताओ जरा जल्दी से बेटा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। कौन कहता है कि हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर वो जिसे दुनिया कमज़ोर कहे, कमज़ोर वो नहीं जिसे जो खुद को कमज़ोर मान ले। ओके, चलो तो याद रखना ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, बहुत ही शानदार। अब जरा समझना ध्यान से मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट स्टिपुलेटेड बाय, जो बचत खाते में ब्याज मिलता है आपको बताना है, उसको कौन डिसाइड करता है। द कंसर्न बैंक, आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना अभी तरीका मैंने पीछे बताया था, अगर कॉमन है तो आरबीआई और अगर अनकॉमन है तो कौन करेगा, कंसर्न बैंक। और ज़रा आपको पता होगा सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट के रेट्स अलग अलग होते हैं। बैंकों में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं बेसिकली,
एक होता है सेविंग, एक होता है करंट अकाउंट। और इन दोनों ही अकाउंट को बैंक क्या कहती है? इसको कहती है बेटा डिमांड डिपॉजिट। क्या कहती है? डिमांड डिपॉजिट इसी को कहती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? द कंसर्न बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है जी। जरा देखो, पीएनबी का 3.5 है, एचडीएफसी का 3.5 है, यस बैंक का देखो 5% है। ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा दे रहा है। आईसीआईसीआई 3.5 है, इंडियन बैंक 3.5 है, कोई 4 दे रहा है, सबका अलग अलग हो गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रेट कॉमन है तो दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई, और अगर कोई रेट अनकॉमन है दैट इज डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ। ओके, चलो अगला। इनमें से कौन शेड्यूल बैंकिंग का स्ट्रक्चर नहीं है? कहते हैं वैसे बैंक जो हमारे देश में अंडर द आरबीआई एक्ट, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 2E में आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल बैंकिंग, जिसमें पीएसबी भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं और आरआरबी भी आते हैं। लेकिन याद रखना, जो बेटा गांव के साहूकार होते हैं ना, उनको मतलब नहीं कि क्या नियम कानून, वो अपने नियम बनाते हैं अंगूठा लगा के। तो याद रखना, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन अवर कंट्री। द आंसर इज कॉल्ड मनी लेंडर। ओके, अगला बड़ा ही आंसर। मुझे जरा बताओ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेरा पूछना आप लोगों से। हमारे देश में क्वाइन जो जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम सभी को पता है। मुझे बताओ मैक्सिमम कितना बड़ा क्वाइन इशू हो सकता है हमारे कंट्री में? अब मुझे बताओ, जो हमारे देश में करेंसी नोट होती है ना, वो बताओ हमारे देश में मैक्सिमम कितना बड़ा इशू हो सकता है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, दोनों का आंसर। सबसे बड़ा क्वाइन और सबसे बड़ा नोट हमारे देश में कौन इशू हो सकता है? और साथ में ये भी बताओ कि 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये गलत हो गया तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पानी लेना है ग्लास में और सोचना है, हे भगवान, हे हनुमान जी, हमें ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? क्या रीजन है? बाकी लोग समझदार हो तो जरा समझना। अगर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है तो याद रखिएगा, सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा नोट हमारे इकोनॉमी में 10,000 रुपए का आ सकता है। ये ताकत है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 में कहा गया है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं क्वाइन की, तो जरा याद रखना, सबसे बड़ा सिक्का हमारे देश में 1,000 रुपए का आ सकता है। ये ताकत है क्वाइनेज एक्ट 1906 की। गॉट इट? हमारे देश में आप जो भी नोट देखते होगे, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 15 थोड़ी ना होता है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 1,000 तो बंद हो गया, 500 रुपए का और 2,000 रुपए का। इन सभी नोटों को कौन जारी करती है? जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा, जो 1 रुपए का नोट है ना, यह, और साथ में क्वाइंस की बात हो रही है, याद रखना इसको कौन जारी करती है? भारत सरकार। इसीलिए इस पर साइन किसका होता है? फिनांस सेक्रेटरी का। कहीं ऑप्शन में है? यस, एंड दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। बेसल नॉर्म्स आर, जो एसोसिएट हैं, आपको बताना है किस कारण से बैंकिंग से रिलेटेड हैं। तो जरा समझना, हमारे यहाँ वर्ल्ड में एक संस्था है जिसका नाम है बेसल कमिटी। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन कहते हैं। पता होगा आपको। ये बेसल 1 के नाम से फेमस हुआ,
जो लागू हुआ 1992 में, ये बेसल 2 के नाम से फेमस हुआ, जो लागू हुआ दुनिया में 2006 में और हमारे यहाँ लागू हुआ 2009 में। और ये बेसल 3 के नाम से भी फेमस है, जो वर्ल्ड में लागू हुआ 1 जनवरी 2013 से और सभी बैंकों को 31 मार्च 2021 तक इस नियम को फॉलो करना है। इसमें क्या कहा जाता है कि भाई अगर कोई बैंक है, फॉर एग्जाम्पल, वह जो भी लोन देता है या उस पर जो भी रिस्क है, उस रिस्क का सर्टेन परसेंटेज वह अपने पास मेंटेन बेटा करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है, जिसे हम कैपिटल एडुकेसी रेशियो कहते हैं या उसे हम CRAR कहते हैं। याद रखना, अगर कार की बात करें तो अभी 9% है, अगर इसमें हम CCB ऐड कर दें, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो वो कितना हो जाएगा? 11.5%। तो इसका पर्पस क्या है कि बैंकों में रिस्क को हम कैसे मैनेज करें। तो आंसर हमारा क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है, आप इसे 1 कर लें। भावनाओं की कद्र करिए, कभी कभी टाइपिंग में गलतियाँ हो जाती हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की पॉलिसी रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य नीतिगत दरों को कहा जाता है? बैंक रेट कहा जाता है, CRR हो गया, SLR हो गया, ओनली 2 and 3 हो गया, क्या है बताओ? अभी हम लोग ने पीछे बताया कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, दीज आर द की रेट जिनको हमारे देश में, याद रखिएगा, जिनको हमारे देश में पॉलिसी रेट कहते हैं। ठीक है, और याद रखना, इसी को हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी घटा के बढ़ा के हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और इकॉनमी को बैलेंस करती है। इसी MPC में याद रखना टोटल 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, इन 6 मेंबर में याद रखना जो 3 मेंबर होते हैं वो भारत सरकार अपॉइंट करती है और जो 3 मेंबर होते हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। हर 2 महीनों पर ये पॉलिसी रिव्यू करती है और इकॉनमी को बेहतर करती है। टोटल 6 बार ये पॉलिसी साल में आती है और जिसको हम लोग बायो मंथली पॉलिसी कहते हैं। इसी में कैश रिजर्व रेशियो, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF और बैंक रेट शामिल होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑल 1, 2 and 3। अगला मुझे बताओ, हम सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में फॉरेक्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना फॉरेन रिजर्व। तो आपको बताना है विदेशी मुद्रा का भंडार कौन मेंटेन करता है? याद रखिएगा, फॉरेक्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज। हर देश में एक होता है सेंट्रल बैंक, हर देश में एक होता है सेंट्रल बैंक। याद रखिएगा, वही इसको कंट्रोल करता है। अभी हमारा जो फॉरेक्स है वो कभी, याद रखिएगा, नियर बाय $580 बिलियन है। इसमें या तो कैश हो सकता है, या तो गोल्ड हो सकता है, और या तो सिक्योरिटीज होती है, सरकारी प्रतिभूति। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है हमारे देश में। इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। अगला, RBI की कौन से सेक्शन में राइट्स दिया गया है कि RBI इंडिया में करेंसी को इशू कर सकता है?
Which section of the RBI Act state that RBI has to exclusive right to issue currency notes in India? RBI अधिनियम के किस भाग में कहा गया है कि RBI के पास भारत में करेंसी नोट जारी करने के विशेष अधिकार हैं? तो याद रखना 34 के सेक्शन 22 में यह अधिकार दिया गया है किसके पास? आरबीआई के पास, कि वह भारत में करेंसी को इशू कर सकती है। अगला, इनमें से ऐसा कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं? एज पर द आरबीआई गाइडलाइन विच डॉक्यूमेंट आर नॉट इंक्लूड इन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट? आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार कौन से दस्तावेज आधिकारिक वैध दस्तावेज में शामिल नहीं है? तो याद रखना ये भी शामिल होता है, ये भी शामिल होता है, ये भी शामिल होता है और ये भी शामिल होता है। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? 5 इनमें से कोई नहीं बेटा। ओके, आगे चलते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। आपको बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस नाबार्ड के रिगार्डिंग सही है। अच्छा, पहला है कि 82 में बना था, बिल्कुल 100% बेटा सही है ये। मिस्टर GR चिंटाला अभी वर्तमान में हैं, बिल्कुल बेटा 100% सही है। किस कंपनी ने रिकमेंड किया था? श्री शिवरामन ने, बिल्कुल बेटा सही है। और साथ में याद रखना इसमें 100% का जो मालिक है वो कौन है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का ये पूरी तरीके से बैंक है। यानी कि सारा हमारा क्या होगा? सही होगा। यानी आंसर ऑल ऑफ द एबव। आगे चलते हैं। हम सभी लोगों ने पढ़ा था, टॉपिक याद होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ना PSL। उसके तहत पता होगा आपको अगर एजुकेशन लोन लेना है, अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो याद रखना, अगर आपको लोन लेना है पढ़ाई के लिए इंडिया में, तो बेटा याद रखना आपको मिल सकता है, मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो मिल सकता है 10 लाख रुपए। ठीक है। और अगर आप देश के बाहर पढ़ना चाहते हो तो एज पर द गाइडलाइन है कि आपको मिलेगा लोन, याद रखिएगा 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 20 लाख रुपए मैक्सिमम। अगला, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक नियम बनाया गया है कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं वह अपने टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सर्टेन परसेंटेज या तो कैश के फॉर्म में, या तो गोल्ड के फॉर्म में, और या तो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जमा करते हैं अपने पास फ्यूचर के लिए। कहाँ जमा करते हैं? इटसेल्फ। उसे ही कहा जाता है क्या? SLR। क्या कहते हैं उसको? SLR उसी को कहते हैं। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इज द राइट आंसर। अगला बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है, इसका पर्पस क्या होता है? आरबीआई के खुले बाजार संचालन लेन देन को निम्नलिखित में से किस नियम के लिए किया जाता है? बैंकिंग में लिक्विडिटी को मेंटेन करना, प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, ऑल या इनमें से सभी। तो याद रखना आंसर हमारा क्या होगा? ऑल। अगला, हम सभी लोगों को पता, भी पीछे हम लोगों ने देखा है सर एसआर, इसमें कौन सा पार्ट है जो एसएलआर में नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो एसएलआर में नहीं है? मुझे बताओ जरा जल्दी से। बड़ा ही आंसर, बड़ा ही आंसर क्वेश्चन, बहुत इजी।
चलिए, कैश भी होगा, बैंक गोल्ड भी हो सकता है और सिक्योरिटीज भी हो सकती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? चौथा। अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जब आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी को रिड्यूस करना होगा, मैंने तरीका सिखाया था ना, याद रखना, जब भी रिड्यूस करना होगा तो इंक्रीज होगा और जब भी इंक्रीज करना होगा तो डिक्रीज होगा ऑप्शन में। ये हमेशा वाइस वर्सा होता है। जैसे आपने देखा इस कोविड-19 के दौर में, क्या आपने कभी सुना कि आरबीआई ने लिक्विडिटी को कभी भी इंक्रीज किया? क्योंकि अगर इंक्रीज करता तो क्या होता? मांगने पैसा कम हो जाता। हमेशा क्या किया? डिक्रीज किया है, क्योंकि उसको पैसा मार्केट में लाना है। और यहाँ क्वेश्चन क्या कह, इवन आरबीआई वांट टू रिड्यूस, यानी पैसा मार्केट में कम करना है, तो क्या करेगा? भाई रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ओके। अगला, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सीआरआर? तो याद रखना, नो मिनिमम और बेटा याद रखना नो मैक्सिमम इन द केस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। बट अगर बात होती है कभी एसएलआर की, तो याद रखना एसएलआर के केस में न्यूनतम रख सकते हैं 0, नो लिमिट। बट अगर बात हो रही है मैक्सिमम, तो उसका क्या है? 40%। यानी कभी भी एसएलआर हमारे देश में 40% से ज़्यादा अनिवार्य नहीं होगा। अगला, बैंक रेट से हम क्या समझते हैं? जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, चार्ज बाय आरबीआई ऑन लोन गिवन टू द कमर्शियल बैंक। दिस इज द आंसर। चार्ज बाय आरबीआई ऑन लोन गिवन टू कमर्शियल बैंक। इसमें देखो, अगर ऑप्शन देखा जाए ना, चौथा हो सकता है, चार्ज बाय आरबीआई ऑन लोन गिवन टू कमर्शियल बैंक। बट इसमें क्या ये मेंशन नहीं है कि चार्ज ले रहा है कि दे रहा, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? 5 नंबर। अगला, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का पर्पस क्या होता है? याद रखना, मार्केट में लिक्विडिटी को बैलेंस करना, यानी आंसर हमारा क्या होगा? ट्रेजरी बिल इशू करना, परचेजिंग इशू करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन इशू करना, सभी इसी का पार्ट है। हम सभी को पता है एमएसएफ, हमारे इंडिया में एक रूल है, कोई भी बैंक, याद रखना बेटा, कोई भी बैंक अपने टोटल एनडीटीएल का 2% लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 दिनों के लिए बोरो कर सकता है, उसे ही कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या कहा जाता है? कम से कम आपको उधार लेना होगा 1 करोड़ रुपए, ये पहली कंडीशन है। दूसरा याद रखना, यह 2011 में लॉन्च हो गया। तीसरा याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कोविड-19 के कारण याद रखेगा, जो 2% है ना, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 3%। लेकिन कब तक के लिए किया गया है? याद रखना, टिल मार्च 2021 तक। तो आंसर हमारा क्या होगा? 2011 इज द राइट आंसर। अब मैंने कल कुछ होमवर्क दिए थे, मैंने पूछा था पहला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल इज ऑब्जर्व। याद रखना, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, तो हम लोग मनाते हैं उसको 6 फरवरी को। ठीक है। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नया लॉन्च किया है कैंपेन, प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्विच दिल्ली। तीसरा मैंने पूछा था, ऐसा कौन सा स्टेट इसने कहा है कि हम अपने देश में सारे भिखारियों को ख़त्म कर देंगे, बेगर फ्री स्कीम, मतलब जो भी कोई भिखारी इसको हम कुछ ना कुछ काम दे देंगे, जिसका नाम है राजस्थान गवर्नमेंट। और चौथा, ऐसा कौन सा गवर्नमेंट है भारत सरकार का अप्रूव, जिसने अभी हाल ही में 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन दी है अपनी
कंट्री को, तो याद रखना उसका नाम है कंबोडिया। दीज आर द होमवर्क। मैंने हमेशा कहा है जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसी के बेटा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क का आंसर देना है। अब आते हैं आज के होमवर्क में। जो पहला क्वेश्चन आज का है बेटा समझना, हाउ मच RBI हैज़ बिन प्रोजेक्टेड इंडिया GDP फॉर 21-22। RBI ने GDP भारत का कितना फॉरकास्ट किया, ये आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो US के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन साहब ने, तो उसने मलेरिया इनिशिएटिव के लिए अफ्रीकन में और एशियन कंट्री में किसको अपॉइंट किया है। ठीक है। तीसरा आपको बताना है जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये कब तक लॉन्च हो जाएगा। और चौथा मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट UT द सेंटर हैज़ अनाउंस मैदन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, यानी कौन से स्टेट UT ने लॉन्च किया है मैदन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन आज समझ में आया होगा। और याद रखना सभी लोग, जो भी आपने आज का सेशन देखा है, जो भी मैंने क्वेश्चंस कराया है, मुझे बताना है कि इस सेशन में अगर कोई डाउट है तो नहीं। बेटा याद रखना बैंक में जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। और याद रखना आज का जो होमवर्क है आपको बताना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और अगर अभी तक आप ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है @राजीव मिश्रा जी। दोस्तों मेरा बस एक ही पर्पस है कि जीए को इतना आसान बना दिया जाए कि जीए से कोई डरे नहीं, जीए को लोग भर के लपके और कहे यस जीए बड़े हंसाता है। अगर सेशन पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और याद रखिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अब मैं लास्ट में कह रहा हूँ जितने भी मीडियम पर आप जहाँ तक भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हमेशा मुस्कुराते रहिए, डेली मुलाकात करिए मेरे साथ 11:30 के शो में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।